कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत झील को दिखाया जाता है जिसके बीचों बीच एक छोटी सी मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर मॉन्क प्रार्थनाएं करते हैं और रहते भी हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मॉन्क है जो अपने मास्टर के साथ रहता है। मास्टर हर रोज नन्हे मॉन्क को जिंदगी के बारे में अलग अलग चीजें सिखाते हैं। मोनेस्ट्री के अंदर हमें कमरा दिखाया जाता है जिस कमरे में दरवाजा तो होता है लेकिन उसके दोनों तरफ कोई दीवार नहीं होती। इस मोनेस्ट्री से निकलने के लिए इन्हें नाव का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये सीजन होता है स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु। अब मास्टर नन्हे मॉन्क के साथ नाव से झील से बाहर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों के दोनों अलग अलग जड़ी बूटियां और खाने के लिए सामान लेने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। नन्हा मॉन्क एक बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति के ऊपर जाता है और वहां से वो अपनी मोनेस्ट्री को झील को देखता है, जिसके बाद वो जंगल से कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके वापस मोनेस्ट्री में आ जाता है जहां पर उसके मास्टर भी होते हैं। मास्टर उसकी जड़ी बूटियों को देखते हैं और उसे बताते हैं कि इनमें से कुछ जहरीली हैं। मॉन्क कहता है कि ये सब की सब एक जैसी हैं। वो कहते कि नहीं, भले ये देखने में एक जैसी क्यों ना लगे लेकिन इनमें एक छोटा सा फर्क है जिस फर्क को तुम्हें समझना होगा। दरअसल मास्टर अपने छोटे से नन्हे मॉन्क को ये समझाना चाहते हैं कि कभी कभी जिंदगी में दो एक जैसी दिखने वाली चीजें पूरी तरह से अलग होती है। उन्हें हमें उनके नेचर से, उनके कैरेक्टर से पहचानना चाहिए जो अक्सर जिंदगी में लोग मिस कर जाते हैं। इसके बाद नन्हा मॉन्क अकेला ही झील से बाहर जाता है जहां पर वो एक तालाब से मछली पकड़ता है और उस मछली को धागे से बांधकर धागे के दूसरे छोर पर पत्थर बांध देता है। ऐसे ही वो एक मेंढक और सांप के साथ भी करता है। मास्टर उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं पर उस वक्त वो नन्हे मॉन्क को कुछ नहीं कहते। पर रात को जब नन्हा मॉन्क सो रहा होता है तो वो एक पत्थर लाते हैं और उसकी पीठ पर बांध देते हैं। जब नन्हा मॉन्क सुबह उठता है तो उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो बाहर जाता है जहां पर उसके मास्टर गौतम बुद्ध की मूर्ति को साफ कर रहे होते हैं। नन्हा मॉन्क कहता है कि इस पत्थर को मेरी बॉडी से निकाल दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बड़े मॉन्क यानी कि मास्टर उसे कहते हैं कि एक दिन पहले तुमने एक सांप, मेंढक और मछली के साथ यही किया था। सोचो उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। ये बात सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि उसने गलत किया। मास्टर नन्हे मॉन्क से कहते हैं कि जब तक तुम उन तीनों को आजाद नहीं कर देते तब तक मैं तुम्हारी बैग से इस पत्थर को नहीं हटाऊंगा, और अगर उन तीनों में से कोई भी मारा गया तो इस पत्थर को हमेशा तुम अपने दिल पर रख कर चलोगे, यानी कि उनकी मौत का बोझ हमेशा तुम्हारे दिल पर रहेगा। अब नन्हा मॉन्क उस पत्थर को अपनी बैग में बंधे हुए ही उस जगह जाता है जहां पर उसने फिश को बांधा था। वो देखता है कि फिश अब मर चुकी है जिससे उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद वो फ्रॉग को ढूंढता है। उसे फ्रॉग मिल जाता है जो अब भी जिंदा होता है। वो फ्रॉग को आजाद कर देता है। इसके बाद वो स्नेक को ढूंढता है। स्नेक उसे मिल तो जाता है लेकिन अब वो भी मर चुका है। नन्हे मॉन्क को समझ में आ जाता है कि उसने गलत किया, उसने पाप किया। उसकी वजह से दो जीवों की मृत्यु हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूर से उसके मास्टर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। मॉन्क को ये समझ में आ चुका है कि हमारी जिंदगी के छोटे छोटे एक्शन, छोटे छोटे मजाक किसी की जिंदगी की पूरी सफरिंग बन सकती है। इसीलिए हमें कुछ करने या बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। साथ ही आज पूरी दुनिया में इंसान इसी तरह से एंजॉयमेंट के नाम से अपने प्लेजर के लिए, अपने रिचुअल्स के लिए एनिमल्स के साथ क्रूरता कर रहा है, जिस वजह से कई एनिमल्स को हर साल अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कई साल बीत जाते हैं और एक बार फिर से झील के बाहर जो वुडन गेट होता है वो गेट खुलता है और ये जो सीजन होता है समर का यानी कि गर्मियों का मौसम। अब वो नन्हा सा मॉन्क टीनेजर बन चुका है जो अपनी बोट से झील के बाहर आ रहा है। दरअसल ये बोट हमें अपनी अपनी जिंदगी के सफर को दर्शाती है कि किस तरह से हर एक इंसान को अपनी जिंदगी के सफर को खुद ही तय करना पड़ता है। अब मॉन्क ने अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से अपना लिया है। वो बुद्ध के स्टैचू यानी कि मूर्ति के ऊपर जाता है और एक बार फिर से वहां से मोनेस्ट्री को, झील को देखता है।
तभी वो देखता है कि वहां पर स्नेक्स का एक जोड़ा आपस में इंटीमेट हो रहा है और पहली बार उसके मन में काम वासना आती है। अब एक दिन इस जंगल में एक लड़की अपनी मॉम के साथ आती है। मॉन्क उसे लेने जाता है और उन्हें अपने गुरुजी अपने मास्टर के पास लाता है। दरअसल ये लड़की जो अपनी मॉम के साथ आई है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो अपने आप को हील करने के लिए मास्टर के पास आई है। मास्टर लड़की की मॉम से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जिसके बाद लड़की की मॉम यहाँ से चली जाती है और अब वो लड़की मॉन्क के और मास्टर के साथ यहीं पर रहना शुरू कर देती है। मॉन्क ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा है और एक दिन जब वो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तभी गलती से मॉन्क कमरे के अंदर चला जाता है और लड़की को देखता रह जाता है। पर अगले पल उसे एहसास होता है कि ये गलत है, इसीलिए वहां से चला जाता है। दरअसल वो लड़की के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहा है, पर वो शाई है, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं कह पाता। एक दिन लड़की बुद्धा के स्टैचू के सामने सो रही होती है। वो उसके पास आता है, उसे बेडशीट देता है। इसके बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है। लड़की की आंख खुल जाती है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है। उसे एहसास होता है कि उसने गलती की, इसीलिए बुद्धा जी के स्टैचू के आगे वो माफी मांगने लगता है। लड़की को भी एहसास हो जाता है कि उससे गलती हुई है। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है, जो इस बात का प्रतीक है कि लड़की ने उसे माफ कर दिया। अब अगली सुबह मॉन्क नाव से झील के किनारे जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी लड़की उसके पास आती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। ये दोनों के दोनों जंगल में जाते हैं। दरअसल मॉन्क हर रोज उसके लिए जड़ी बूटियां लाता है, जिसके बाद वो उसके लिए दवा बनाता है और अब दवा से और इस माहौल से लड़की की तबीयत पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। धीरे धीरे वो भी मॉन्क की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और एक दिन जब ये दोनों के दोनों जंगल में होते हैं वहां पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद रात को लड़की जब अपने बिस्तर पर होती है मॉन्क को अपने पास बुलाती है। इसी तरह से ये कई बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जिसके बारे में मास्टर को कुछ पता नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं, जो देखकर मास्टर को अच्छा लगता है। अब एक रात को ये मास्टर की बोट में जाकर इंटीमेट होकर वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह मास्टर इन दोनों को देख लेते हैं, जिसके बाद वो नाव के प्लग को निकाल देते हैं जो नाव से पानी निकालने के लिए होता है। पर इस वक्त नाव झील के अंदर है, इसीलिए उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। इन दोनों की आंख खुल जाती है। मॉन्क समझ जाता है कि मास्टर ने इन दोनों को देख लिया। वो मास्टर के पास जाता, उसे लगता है कि मास्टर गुस्से में होंगे, पर वो बिल्कुल गुस्से में नहीं होते। वो मॉन्क से कहते हैं कि लस्ट हमारी जिंदगी में हमें अपने काबू में कर लेता है, जिसके आगे हमें कुछ नहीं दिखता और हम अपने मकसद से, बड़े कामों से दूर हो जाते हैं। हम अपनी क्रिएटिविटी को भूल जाते हैं, अपने पर्पस को भूल जाते हैं। वैसे भी अब लड़की ठीक हो चुकी है, उसे अपने घर वापस जाना चाहिए। मॉन्क कहता है कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, पर मास्टर उसकी बात नहीं सुनते और अपनी बोट में उस लड़की को उसके घर छोड़ आते हैं, जिससे मॉन्क पूरी तरह से टूट जाता है। रात भर उसे नींद नहीं आती और सुबह होते ही वो गौतम बुद्ध की मूर्ति को अपने बैग में रखकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। और अब समर भी खत्म हो चुका है। कई सालों के बाद एक बार फिर से हम झील के बाहर जो गेट, जो दरवाजा है, उसे खुलता हुआ देखते हैं और अब ये जो मौसम है वो फॉल का यानी कि पतझड़ का है। यहाँ पर मास्टर की उम्र अब पहले से बढ़ चुकी है। वो एक न्यूज़पेपर पर रख कर कुछ खा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल पर पड़ती है जिसमें पुलिस को एक आदमी की तलाश है जिसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही छोटा मॉन्क है जिसको बचपन से उन्होंने अपने साथ पाला था। कुछ ही देर बाद वो देखते हैं झील के बाहर जो डोर है वहां पर उनका वही स्टूडेंट यानी कि मॉन्क खड़ा है, पर अब वो मॉन्क नहीं रहा। वो अपनी नाव से उसे लेने जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके चेहरे पर दिमाग में गुस्सा पूरी तरह से हावी होता है। वो बस चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। वो अपने मास्टर से कहता है कि उस लड़की ने मुझसे धोखा किया, मैंने उससे शादी की लेकिन उसने मुझे चीट किया। उसका अफेयर किसी और के साथ था जिसके बाद मैंने उसका कत्ल कर दिया। उसके पास वो चाकू भी होता है जिससे उसने अपनी पत्नी यानी उसी लड़की का कत्ल किया था। उसके दिल और दिमाग में हमेशा गुस्सा हावी रहता है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है जिस वजह से वो अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश भी करता है। लेकिन मास्टर उसे देख लेते हैं और बुरी तरह से मारकर रस्सी से लटका कर बांध देते हैं। जिसके बाद वो बाहर आकर लकड़ी के डेक के ऊपर बिल्ली की पूंछ को स्याही में डुबाकर एक सूत्र लिखते हैं जिसे हार्ट यानी कि दिल का सूत्र कहा जाता है।
वहीं अंदर मॉन्क को दिखाया जाता है जो अपने बाल काट देता है और वो कपड़े पहन लेता है जो उसके मास्टर ने उसके लिए बनाए होते हैं। अब वो बाहर आता है, वो एक बार फिर से मॉन्क के रूप में है। उसके मास्टर उससे कहते हैं कि उसी चाकू से जिस चाकू से तुमने अपनी पत्नी को मारा है, मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे के पूरे सूत्र को जो दया, प्यार और इंसानियत के बारे में है उसे कार्व करो। वो अपने मास्टर की बात मानकर ऐसा ही करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जिन्हें मास्टर अपनी नाव में मोनेस्ट्री ले आते हैं। दरअसल ये मॉन्क को उसकी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मास्टर कहते हैं कि मैंने इसे काम दिया है, क्या तुम कल सुबह तक रुक सकते हो? तब तक इसका काम पूरा हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स मास्टर की बात मान जाते हैं और अब मॉन्क पूरा दिन पूरी रात उसे कार्व करता रहता है और अगली सुबह तक जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो वहीं पर गिरकर सो जाता है। पुलिस ऑफिसर्स का यहाँ पर आने के बाद दिल दिमाग बहुत शांत हो गया होता है, जिस वजह से वो मास्टर के साथ उस पूरे के पूरे सूत्र को पेंट करने में मदद करते हैं। वो उसे ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर से पेंट करते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें बहुत शांति की अनुभूति होती है। कुछ देर के बाद मॉन्क उठ जाता है, जिसके बाद वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स के साथ नाव में बैठ जाता है। मास्टर उसे देख रहे होते हैं। वो जानते हैं कि अब वो मॉन्क को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है और मॉन्क को लंबी सजा होने वाली है। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स चप्पू को चला रहे होते हैं लेकिन नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती, जिससे हमें पता चलता है कि मास्टर के अंदर बहुत पावर्स हैं। और जब मॉन्क पीछे पलट कर देखता है और वो उसे बाय करते हैं, उसके बाद ही नाव यहाँ से आगे बढ़ती है। और अब कुछ वक्त के बाद मॉन्क अपने शरीर को त्याग देते हैं, जिससे उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो जाता है। और उसी नाव के नीचे से जिसके ऊपर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा होता है, एक सांप बाहर निकलता है जो मोनेस्ट्री के अंदर आ जाता है, जो इस बात का प्रतीक होती है कि इंसान का शरीर मात्र एक मिट्टी है। वो वक्त आने पर मिट जाता है लेकिन उसकी आत्मा अमर होती है, जो अलग अलग रूप में हमेशा इसी दुनिया में रहती है जब तक उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। कई साल बीत जाते हैं और एक बार फिर से झील के बाहर जो दरवाजा होता है वो दरवाजा खुलता है और ये मौसम होता है विंटर का, यानी कि शरद ऋतु। झील अब जम चुकी है। दरवाजा जिसने खोला है वो वही मॉन्क है जो अब जेल से आजाद हो चुका है। वो अब झील से चलता हुआ अपनी मोनेस्ट्री के अंदर आता है जो कई सालों से बंद है। वो वहां पर उसी कैंडल को जलाता है जो उसके मास्टर जलाया करते थे। वो अपने मास्टर के सामान को देखता है जिसमें उसे एक किताब मिलती है जिसमें कई सारे योगासन के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के अभ्यास भी होते हैं। अब तक मॉन्क को पता चल चुका है कि उसके मास्टर ने अपने शरीर को त्याग दिया है। वो बर्फ में उस जगह जाता है जहां पर उसके मास्टर ने अपने शरीर को त्यागा था। वो बर्फ को तोड़कर उसके अंदर से उनके कुछ अवशेष निकालता है और अब वो ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसके मास्टर अभ्यास किया करते थे, ध्यान किया करते थे, वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर देता है, जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब एक दिन यहाँ पर एक लेडी आती है जिसके पास एक छोटा सा बेबी बॉय होता है। इस लेडी ने अपने चेहरे को कपड़े से छुपा रखा होता है, जो मॉन्क से कहती है कि मैं आज रात यहाँ पर गुजारना चाहती हूँ। मॉन्क उसे इजाजत दे देते हैं, पर रात के अंधेरे में वो अपने बेटे को यहीं छोड़कर जाने लगती है। शायद उसकी कोई मजबूरी है, पर इससे पहले कि वो झील को पार कर पाती वो उस गड्ढे में गिर जाती है, जो गड्ढा यहाँ पर मॉन्क ने अपने मास्टर के अवशेषों को निकालने के लिए किया था। गड्ढे में गिरने की वजह से वो झील के अंदर डूब जाती है और इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह वो नन्हा बच्चा अपनी मॉम को ढूंढता हुआ बाहर आ जाता है। वो उसी गड्ढे की तरफ जा रहा होता है, तभी मॉन्क बाहर आकर उसे देख लेता है। मॉन्क को पता चल जाता है कि उसकी मॉम गड्ढे के अंदर गिर चुकी है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और अब इस बच्चे को उसी को पालना होगा जिस तरह से कभी उसके मास्टर ने उसे पाला था। यानी कि अब वो अपने मास्टर की जगह ले चुका है और ये बच्चा उसकी जगह। अब एक बार फिर से मौसम बदल रहा है। यहाँ पर
मोंग जो कि अब खुद मास्टर बन चुके हैं, वो गौतम बुद्ध की एक मूर्ति उठाते हैं जो उनके मास्टर की थी, जिसे वो हमेशा अपने पास रखा करते थे। साथ ही एक ग्राइंडिंग व्हील को रस्सी से अपनी बॉडी में बांध लेते हैं। ये पत्थर पूरी तरह से गोल होता है, जो बुद्धिज्म में जीवन के चक्र को यानी कि लाइफ और रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और अब वो उस पत्थर के साथ और मूर्ति के साथ चट्टानों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जो करते हुए उन्हें बहुत तकलीफ होती है। और यहाँ हमें मोंग को देखकर उनके बचपन का वो पल याद आता है, जब उन्होंने रस्सी और पत्थर से फिश, फ्रॉग और स्नेक को बांध दिया था। ऐसा लगता है कि जीवन में कर्मा ने उन्हें वही पल दोबारा दिखाया है जो उन्होंने उन मासूम जीवों के साथ किया था। या हो सकता है कि बचपन में जो उन्होंने किया था आज वो उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, जैसा कि उनके मास्टर ने उन्हें कहा था कि इन दोनों जीवों की मृत्यु हमेशा तुम्हारे दिल पर रहेगी। और अब वो मूर्ति को लेकर सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ जाते हैं, जहां पर वो मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। और वहां से वो मोनेस्ट्री और झील को देखते हैं, जिस तरह से वो बचपन में गौतम बुद्ध की मूर्ति से देखते थे। उस वक्त उन्हें झील और मोनेस्ट्री अलग दिखती थी, पर आज उन्हें पूरी तरह से अलग दिख रही है। दरअसल ये उनके जीवन का अनुभव है। जिस तरह से पहले वो इस दुनिया को देख सकते थे, इतने सालों के अनुभव के बाद अब वो उसी दुनिया, उन्हीं चीजों को दूसरी नजर से देख सकते हैं, जो पहले से ज्यादा वास्ट है। कुछ साल बीत जाते हैं और अब हमें मोनेस्ट्री को दिखाया जाता है। एक बार फिर से स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु का मौसम आ चुका है। मोनेस्ट्री के बाहर हमें एक कछुए को दिखाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि मास्टर के जीवन में अब बहुत धैर्य आ चुका है। वो ठीक उसी तरह से बन चुके हैं जिस तरह से कभी उनके मास्टर हुआ करते थे, और उनकी जगह उस नन्हे से बच्चे ने ले ली है, जो अब पहले से बड़ा हो चुका है और उसी तरह की गलतियां कर रहा है जिस तरह की कभी मास्टर ने यानी कि मोंक ने की थी। वो पानी के किनारे जाकर मछलियों को पकड़कर उनके मुंह के अंदर पत्थर डाल रहा होता है। इसी तरह से वो फ्रॉग और स्नेक के साथ भी करता है, जो इस बात को दर्शाते हैं कि इंसानों का जो नेचर होता है वो लगभग एक जैसा होता है। अगर उन्हें सही शिक्षा ना दी जाए तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। सही शिक्षा और ज्ञान मिलने से हम अपनी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसके बाद वो नन्हा मोंक गौतम बुद्ध की उसी मूर्ति के पास जाता है जहां पर कभी उसके मास्टर अपने बचपन में आया करते थे, और वहां से वो झील को, मोनेस्ट्री को देखता है। दरअसल इस पूरी कहानी को देखने का, समझने का हर किसी का अलग नजरिया हो सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से हमारी जिंदगी अलग अलग तरह से मोड़ लेती है, किस तरह से हमारी गलतियां, हमारे पाप हमेशा हमारे साथ चलते हैं। साथ ही हमने जो अच्छे काम या मेहनत की होती है उसका फल भी हमें हमेशा मिलता है। हमें जिंदगी में शांत रहना चाहिए, जिंदगी में अनुभव करना चाहिए, वही हमें एक अलग शख्सियत बनाता है। आपको इस कहानी से क्या समझने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।